गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम महासागरीय निक्षेप मरीन डिपॉजिट की पीडीएफ को डिस्कस करेंगे। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से स्थल भाग में विभिन्न प्रकार के जो डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, तो ओशन का जो फ्लोर है जिसे सागरीय तली कहा जाता है, उसमें भी कई प्रकार के कणों के जमाव देखने को मिलता है और इसका जो अध्ययन किया जाता है वो ओशनोलॉजी या समुद्र विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ट्रेनहॉफेल कहते हैं कि निक्षेपों के अध्ययन के में इनके स्रोत कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति स्थान से निक्षेप के स्थान तक परिवहन की विधि, किस प्रकार से ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं तथा उसमें क्षैतिज व लंबवत अंतर की जानकारी को शामिल किया जाता है। यानी वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली उसके अंतर्गत किसी प्रकार का वेरिएशंस पाया जाता है सेडिमेंट्स में, उसको हम इस ओशन डिपॉजिट्स वाले चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। सागरीय तली में अवसाद व निक्षेपों की प्रधानता होती है, लेकिन कहीं कहीं जैसे द्वीपचापों यानी आपके आइलैंड आर्क जो होता है, ओशन रिज जो होती है, उनके आसपास इसकी प्रधानता अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो सैल है, ये जो चट्टानें होती हैं, वो मेन जो सोर्स होता है वो इस प्रकार से ये डिपॉजिट बनाते हैं। समुद्र तल के निक्षेपों के अंतर्गत केवल उन तलछटों यानी उन सेडिमेंट्स के बारे में अध्ययन किया करते हैं जो रॉक के रूप में परिवर्तन नहीं हुए, यानी वो चट्टान नहीं बने हैं और केवल अभी सेडिमेंट्स के रूप में, यानी आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में, अवसाद के रूप में वो देखने को मिलते हैं। आसानी से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इस प्रकार की विशेषता वाले जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं में नदियों द्वारा स्थल के अपर्दन से लाए गए शिलाचूर्ण यानी आपके रॉक्स के जो छोटे छोटे से जो मटेरियल्स हैं वो इसके अंदर मुख्य रूप से शामिल करते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत समुद्र के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मिनरल्स और जो फॉसिल्स हैं उनके डिपॉजिट्स भी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। बात करते हैं निक्षेप कहाँ से आता है, तो सागरीय अवसादों का जो परिवहन है यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मरीन सेडिमेंट्स का किस प्रकार का होता है। तो जो मेन सोर्सेज है उसमें सबसे प्रमुख है आपका नदियाँ स्थल भागों को इरोजन करती है। इग्निस तथा जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उनके जो छोटे छोटे से जो टुकड़े होते हैं उनमें बदल देती है और ये जो डेब्रिस या मलबा जो होता है उसको ये सागर के अंतर्गत पहुंचाने का काम करता है। ऐसे जो डिपॉजिट्स होते हैं उसमें पंख यानी आपका मड, सिल्ट, बजरी, ये सभी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो सोर्स है इस सारणी के अंतर्गत देख सकते हैं कि किस प्रकार से यानी डिपॉजिट्स के मामले में आप देखेंगे हांगो जो है उनका जो डिपोजिशन है वर्ल्ड में हाईएस्ट है। इस प्रकार से गंगा जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र है वो थर्ड पोजीशन में। सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट करती है वो हांगो जो चाइना की एक रिवर है वो करती है। फिर इसके बाद जो नहरें यानी जो कैनाल्स होते हैं तो सागर तटों पर सदैव इस प्रकार की डिपॉजिट्स को जमा करती हैं और जो इरोजनल जो मटेरियल्स हैं उनको वो फ्लो करती हुई आगे ले जाती है। जो काफ़ी मोटे पदार्थ होते हैं वो तट के पास ही जमा करते हैं, यानी बड़े बड़े टुकड़े, यानी जमाव किस प्रकार से रहता है, सबसे बड़े टुकड़े यानी कोस्ट जो रीजन है उसके ठीक पास में आपको बड़े बड़े टुकड़े मिलेंगे और जैसे जैसे हम कोस्ट से मरीन की तरफ जाएंगे तो इनकी जो साइज है वो आपको छोटी छोटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका ग्लेशियर्स या हिम बर्फ। ग्लेशियर्स जो होते हैं वह स्थलीय पदार्थों को इरोजन करके उसको सागर के अंतर्गत डिपॉजिट करती है। जो हाई लैटिट्यूड्स होते हैं वहाँ से जो आइसबर्ग्स निकलती हैं वह लो लैटिट्यूड्स की ओर बहते हैं और इनके साथ कई प्रकार के डेब्रिस और जो सेडिमेंट्स होते हैं वो बहते हुए सागर की ओर पहुँच जाते हैं। इसके अलावा फोर्थ पर नंबर पे है आपका जैविक पदार्थ, यानी जो मरीन के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी जो एनिमल्स हैं, जितने भी आपकी वनस्पति यानी फ्लोरा फोना जो है वो मिलकर इस प्रकार की डिपॉजिट्स को बनाती है। ये भी स्थलीय भागों पदार्थों का परिवहन करके सागर में जमा करते हैं। तो इस प्रकार से इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है उनमें इन जीव जंतुओं का योगदान भी है तथा साथ ही साथ ये जो जीव जंतु और वनस्पतियाँ जब नष्ट होती हैं तो उनके जो अवशेष होते हैं वो डिकम्पोज होकर इसके अंतर्गत पहुंच जाते हैं। फिर हम बात करते हैं एयर किस प्रकार से करती है, तो स्थल से हम सूक्ष्म पदार्थों जैसे कि रेत जो है यानी सैंड,
चीका, ये काफ़ी महीन सी रेत होती है, इनको ये ट्रांसपोर्टेशन करके ये समुद्र के अंदर जमा कर देते हैं। स्थलीय क्षेत्रों से विशेष यानी ढीली बालू जो है, बालू के कण वायु के द्वारा उड़ाकर समुद्र के अंदर बिछा दिए जाते हैं। स्थल से समुद्र की ओर निरंतर एक ही दिशा में बहने वाली जो हवाएं होती हैं वो इस प्रकार से लगातार रेत को धीरे धीरे जमा करती रहती है। तो इस प्रकार से ओशन के अंतर्गत इस प्रकार से जो एयर है वो डिपोजिशन को करती रहती है। फिर आपके वल्केनिक जो इरप्शन है उसमें से भी इस प्रकार के जो मटेरियल्स निकलते हैं वह ओशन डिपोजिट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर पे है आपका सागरों के भीतर परिवहन, यानी ओशन के अंदर भी वाटर की मूवमेंट होती है, उसमें करंट्स एंड तो इस प्रकार से सागरों के भीतर भी चलने वाली जो वेव्स है और जो करंट्स है वो भी इसी प्रकार से डिपोजिट करती है और अपने साथ विभिन्न प्रकार के कचरों को बहाते हुए वो ले जाती है। फिर इसके कंपोजिशन एंड की बात करते हैं तो कंपोजिशन में उनके आकार के अनुसार, शेप के अनुसार और उसकी जो फैब्रिक के हिसाब पर अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो उसके लिए जो नेम है वो बालू जैसे कि सैंड, मड, पेबल्स, कॉबल्स, इस प्रकार के वर्ड यूज किए जाते हैं। तो इस एक इंडेक्स के माध्यम से हम इसे देखेंगे। फिर हम बात करते हैं महासागरीय निक्षेपों के स्रोत एवं उसके प्रकार। सोर्सेज एंड काइंड ऑफ मरीन डिपॉजिट्स, तो समुद्र के बाहर होता है या वहीं उत्पन्न होता है, या निक्षेपित जो पदार्थ है वो कहाँ से आते हैं, वो समुद्र के बाहर से भी आ सकता है या फिर उसके अंदर ही उत्पादित हो सकते हैं। तो जल के अंतर्गत मौजूद तत्वों का जो क्रिस्टलाइजेशन होता है जिसे रविकरण कहा जाता है, उसके बाद वह तंत्रजनीय यानी ऑर्थोजेनिक के नाम से जाने जाते हैं। तो निक्षेप जो होते हैं उनको हम मेनली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है आपका पैलेजिक, पैलेजिक के भी 2 पार्ट्स हैं यानी गहराई के आधार पर, एक तो जगह बायोजेनिक और एक होगा आपका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अवसाद जो आपके स्थलीय। तो इस सारणी के माध्यम से आप समझ सकते हैं, यानी जो ओशन डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका टेरिजिनियस डिपॉजिट्स होंगे और एक पैलेजिक डिपॉजिट्स होंगे। अब स्थलजात यानी ये आपके सरफेस पर होते हैं। गहन सागरीय का अर्थ हो गया ये काफ़ी गहराई पर देखने को मिलता है। स्थलजात का अर्थ होता है जैसे कि आप बीच पर हैं या सागर या कोस्टल रीजन के अंतर्गत है तो वहाँ पर आपको कौन कौन से डिपॉजिट्स मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको बजरी मिलेगी, पेबल्स मिलेंगे, ग्रेवल्स मिलेंगे, सैंड मिलेगी, सिल्ट, मड और पंक। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये डिपॉजिट्स आपको स्थलीय भागों पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अब जब काफ़ी गहराई पर जाओगे तो गहराई पर जाने पर आपको जो डिपॉजिट्स मिलेंगे उनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका ऑर्गेनिक और दूसरा रहेगा इनऑर्गेनिक, जो जैविक निक्षेप और अजैविक निक्षेप। जैविक निक्षेप इनका जो सोर्स जो होगा तो ओशंस के अंतर्गत जितने भी जो जीव पाए जाते हैं, जैसे कि अगर जीवों की बात करें तो मुख्य रूप से वहाँ पर आपको जू प्लैंक्टन्स मिलते हैं। तो जू प्लैंक्टन्स है या फिर आपकी मछलियाँ हैं या कछुए हैं, ऑक्टोपस है, तो इनमें से आपके जू प्लैंक्टन्स के साथ साथ फाइटोप्लैंक्टन। प्लैंक्टन का अर्थ होता है प्लवक, जो पिछली वाली जो क्लास है उसके अंतर्गत मैंने चित्र के माध्यम से बताया था कि किस प्रकार से ये दिखाई देते हैं कि फॉर्फन अमेरिका तक किस प्रकार से होता है। तो या फिर तो ये कैल्केरियस होंगे यानी चूना प्रदान होंगे, या सिलिकेशियस हो गए यानी सिलिका इसके अंतर्गत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो चूना प्रदान होता है उनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक आपका ग्लोबिजेरिना और दूसरा होता है टेरिपॉड। जो सिलिकेशियस होता है उसको डाइटम एंड रेडियोलोरिन के अंतर्गत देखने को मिल सकता है, यानी इसको अगर शॉर्ट में कहेंगे तो हम GT कह सकते हैं। ये GT, G फॉर ग्लोबिजेरिना और T फॉर टेरिपॉड, और इसको DR यानी डॉक्टर याद रखिएगा DR यानी डाइटम एंड रेडियोलोरिन। ये बेसिकली क्या होता है देखिएगा, ये है आपका जैविक निक्षेप, यानी ये जितने भी जो डिपॉजिट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक निक्षेप। देखिएगा इनका जो सोर्सेज है, जो ऑर्गेनिक है वो तो आते हैं जो भी जीव जो सागर के अंदर रहते हैं और जब वो मर जाते हैं उसके जो अवशेष होते हैं, उसके जो फॉसिल्स होते हैं, उससे
जो डिपॉजिट्स बनते हैं जिसके अंतर्गत चूना अधिक होता है तो उसको हम कैल्केरियस कहेंगे, और उनके अंतर्गत अगर सिलिका अधिक है तो उसको हम सिलिकेसियस कहेंगे। तो सिलिकेसियस के बिहाफ पे हम उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक डाइटम और एक होगा रेडियोलॉरियन, और इसी प्रकार से ये ग्लोबिजेरिना और टेरिपोड, ये जो रहेंगे ये दोनों ही आपका कैल्केरियस टाइप के सेडिमेंट्स रहेंगे। फिर इनऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं। ये वो डिपॉजिट्स हैं जिसके अंतर्गत इनका कोई रोल नहीं, यानी इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक मटेरियल्स या उसके फॉसिल्स उसके अंतर्गत ऐड नहीं किया जा सकते। इनऑर्गेनिक जो होंगे उसके अंतर्गत आपका रेड क्ले होगा, और जो उल्का की धूल है, यानी आपके जितने भी उल्का पिंड गिरते हैं उनकी जो धूल या डस्ट होती है हमारे वायुमंडल के अंतर्गत, वो इस डिपॉजिट्स को बनाती है। तो बढ़ते हैं स्थलीय जो निक्षेप कौन कौन से होते हैं। तो सागरों के अंतर्गत पाए जाने वाले अधिकांश जो अवसाद होते हैं वो स्थलीय होते हैं, यानी आपके जो लैंड सरफेस है वहीं से ये ट्रांसपोर्ट होकर फिर आपके महासागरों के अंतर्गत पहुंच जाते हैं। तो अपरदन के विविध रूप जैसे कि हवा के बारे में, या ग्लेशियर्स, या फिर आपके जो रिवर्स होते हैं वह इसे समुद्रों के अंतर्गत आपको डिपॉजिट करती है। फिर आपके बात करता है वायुमंडलीय शक्तियाँ जैसे कि सूर्य ताप, पवने, जल, ये विभिन्न जो है वो आपके अपक्षय करती हैं, और अपक्षय से जो मटेरियल मिलता है तो वो जो मटेरियल होता है वो गतिशील साधन जैसे कि आपका वाटर है, ग्लेशियर्स है और एयर है, जो इसको इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेट करती है या डिस्प्लेस करती है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स पाए जाते हैं। तो आपको जो सेल्फ है, यानी तट के निकट के जो छिछले का अर्थ होता है स्वेलो, कम गहराई वाले जो तट होता है जो पानी से सबमरीन्स टाइप होता है, तो उनमें जो मटेरियल्स पाए जाते हैं तो सबसे पहले मोटे पदार्थ यानी बजरी जिसको ग्रेवल कहा जाता है, फिर आपके सूक्ष्म रेत, चीका, मृतिका क्ले जो है वह अधिक गहरे के अंतर्गत जल के अंतर्गत नहीं पाई जाती है, इसलिए वो जो रहती है वो कोस्टल रीजन के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो लगभग 100 फैदम तक, 100 फैदम, 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट्स के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है। तो ये कितना होता है, तो सबसे पहले देखिएगा तलछट यानी जो सेडिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो सबसे बड़े जो होते हैं उन्हें बोल्डर्स कहते हैं। अगर उसका डायमीटर देखें, व्यास अगर की बात करें तो लगभग mm की बात करता है, तो 256 mm, यानी बोल्डर्स जो होते हैं वो लगभग 25 सेंटीमीटर जैसे व्यास वाले देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से गोलाश्मिका जिसे कोबल्स कहा जाता है 64 mm, कंकड़ जिसे पेबल्स कहा जाता है 4 mm, कणिका जिसे ग्रेनुल्स कहा जाता है 2 mm, बहुत मोटी वेरी कोर्स सैंड जो होती है 1 mm, मोटी जो बालू होती है 1.5 mm, 1/4 यानी लगभग 1/4 mm की जो होती है मीडियम सैंड, और बहुत महीन सी जो होती है जिसे फाइन सैंड कहा जाता है जो आपके 1/8 mm तक आपको देखने को मिलती है। इससे भी महीन होती है जो आपके डस्ट के समान हो सकती है, 1/16 mm हो सकती है। इसके अलावा सिल्ट, क्ले, ये जो है अलग अलग प्रकार के आपके डिपॉजिट्स देखने को मिलता है। ये मेनली जो है आपका टेरिजेनियस का अर्थ होता है, ये स्थल जात निक्षेप है, ये काफ़ी गहराई में आपको नहीं देखने को मिलता है। बजरी क्या होती है, तो उसका एमएम यहाँ पर देखने को मिला है। फिर आपका सैंड, फिर आपका सिल्ट, क्ले और मड जो है वो इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। मड जो होते हैं उसको कह सकते हैं कि पंख या कीचड़ के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपके पैलोजिक हैं। तो स्थलजात निक्षेप जो होती हैं तो रेड क्ले, आपका ग्लोबिजेरिना और कोकोलिप या टेरिपोड प्रकार के, जो पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने अच्छे इसके चित्र आपको बताए हैं। डाइटम किस प्रकार का होता है, रेडियोलॉरिन किस प्रकार का होता है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके अलावा व्हेल जो मछली होती है उनकी हड्डियाँ, कुछ निकल एंड लोहे के कुछ पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं, कुछ मैंगनीज के आपको इस प्रकार के पीसेज जो हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर महासागरीय भूगोल का जिसे पिता कहा जाता है और फादर ऑफ ओशियन ज्योग्राफी जिसे है जॉन मूरे जो है, तो वो पंख बताते हैं। तो पंख जो होते हैं काफ़ी फाइन मिट्टी होती है, तो रंग के आधार पर इस पंख को पंख ही कहते हैं, पंख को मड। तो एक तो है नीली यानी ब्लू रंग की, तो ब्लू से यानी नीले से ब्लैक के बीच में ये देखने को मिलते हैं
और ऐसी सैलो यानी ऐसी रॉक से बनती रहती हैं जिसमें लोहे की सल्फाइड और जैव तत्व अधिक होता है। लोहे की जो सल्फाइड होता है वो आपके रेड कलर को लाती है, लेकिन उसके साथ जब जैव तत्व मिल जाते हैं तो इनका जो रंग जो मिक्सअप हो जाता है तो नीले और काले रंग का देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत आपको क्वार्ट्ज भी मिलेगा। चूने का अर्थ जो है 35% देखने को मिलेगा। और ये जो पंख होता है नीली पंख, ये आपको गहरे समुद्री भागों के अंतर्गत देखने को मिलती है। भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक जो महासागर के जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर आपको इस प्रकार के मड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रेड मड या लाल पंख। लाल पंख के अंतर्गत लोहे के ऑक्साइड, देखिए ये है लोहे के ऑक्साइड और यहाँ पर हमने कहा लोहे के सल्फाइड। तो लोहे के जो सल्फाइड होते हैं उससे हमारे नीले पंख बनते हैं और लोहे के जो ऑक्साइड होते हैं उससे आपके लाल पंख बनते हैं। तो इसमें चूना का जो परसेंटेज होता है कम होता है इसके कंपेरेटिवली। यहाँ पर देखिएगा 35% है और यहाँ पर जो है 30% आपको इसके अंदर चूने की मात्रा देखने को मिलती है। और सिलिका की जो मात्रा होती है कभी बढ़ती है कभी घटती रहती है। इसका रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल होता है और उन कोस्टल रीजन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं जहाँ पर नदियाँ जो होती हैं भारी मात्रा में लोहे के अंश वाली जो चट्टानों के जो चूर्ण होते हैं वहाँ को बहाकर लाती हैं। यानी ऐसे रीजन जहाँ पर लोहे की चट्टानें यानी आपकी मेनली इग्निस रॉक टाइप जो मिलते हैं वहाँ पर इस प्रकार के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। तो येलो सी है, ब्राजीलियन जो कोस्ट है, अटलांटिक जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर इस प्रकार के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रीन मड। तो ये मुख्य रूप से यानी मूलतः यानी ओरिजिनली ये क्या होती है, नीली होती है यानी ब्लू मड होती है। लेकिन उसका जब केमिकल वेदरिंग जब होती है तो उसके बाद या रासायनिक अपक्षय के बाद इसका जो रंग होता है वो चेंज हो जाता है और ये ग्रीन के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाती है। इसके अंतर्गत आपको सिलिकेट, पोटास का सिलिकेट, लोहे का अंश जैसे ग्लूकोनाइट वगैरह इसमें देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे इसका जो रंग होता है वो रासायनिक अपक्षय के कारण हरे रंग के अंतर्गत ये कन्वर्ट हो जाता है। इस पंख में आपको 7% पोटास और 50% से लगभग आसपास आपको चूने का अंश देखने को मिलता है। यानी चूने की मात्रा सबसे अधिक जो मिलती है वो आपको ग्रीन मड के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके अलावा सेकंड जो है यानी ये तो स्थलजात निक्षेप होंगे, उसके बाद वल्केनिक जो डिपॉजिट्स है। तो वल्केनो का जब इरप्शन होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स निकलते हैं। वो जो मटेरियल्स होते हैं वो भी ओशन के अंतर्गत डिपॉजिट या ज्वालामुखी रेत या वल्केनिक सैंड जो के रूप में गिरते रहते हैं और वो भी डिपॉजिट का कारण बनते हैं। कुछ जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बायोजेनिक सेडिमेंट्स होते हैं। तो बायोजेनिक के अंतर्गत सागर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती है, जैसे कि मैंने कहा कि फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं जिसके अंतर्गत जू प्लैंक्टन्स है, फिश है, उनकी जो हड्डियां हैं उनके ढांचे चूने के खोल, जैसे कि आपका कोरल है वो चूने के खोल बनाता है और उसके अंदर रहता है। जब मर जाता है तो उसके जो खोन है, जैसे कि हम शंख की बात करते हैं या जो छोटे छोटे जो सीप होते हैं वो इसी के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये ओशन बॉटम के रूप में एकत्रित होते रहते हैं और इसमें अधिकांश में आपको चूने के अंश ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कुछ जीवों के खोल जो होते हैं वो सिलिका यानी रेत से बने रहते हैं, जैसे कि सिलिका जो रहे उसको DR यानी रेडियोलोरियन जो है वो इसके अंतर्गत रखा जा सकता है और डाइटम जो है वो भी इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। अब जो बायोजेनेटिक जो सेडिमेंट्स है उसको भी दो भागों में इस प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। नैरेटिक, अब नैरेटिक का अर्थ क्या होता है कि इसके अंतर्गत आपके मछलियों के अवशेष, उनकी हड्डियां, सीप, स्पंज, इनको शामिल किया जाता है। ये समुद्र के किसी विशेष स्थान पर नहीं अपितु कहीं पर भी आपको इसके डिपॉजिट देखने को मिल सकते हैं। ओशन वाटर का टेम्परेचर, उसकी सलाइनिटी, उसके अंदर बहने वाली विभिन्न प्रकार की जो धाराएं करंट्स होती हैं उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मूंगे की बात करें, मूंगा का अर्थ होता है कोरल, तो ये जो होता है इसके लिए जो फेवरेबल जो टेम्परेचर रहता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो वहाँ पर ये रहता है। और जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है तो छिछले यानी जो स्वेलो ओशंस जो है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के जो निक्षेप होते हैं उन्हें हम नैरेटिक कहते हैं। सूक्ष्म रेत और मग्न तट के आसपास इस प्रकार के नैरेटिक निक्षेप देखने को मिलता है। नैरेटिक का अर्थ होता है कम गहराई तक ये देखने को मिलता है। पैलेजिक जो है वह समुद्र के विशेष प्रकार की शैवाल यानी एल्गी पाई जाती है जो बिना सहारे के समुद्र के अंतर्गत बढ़ती रहती है। इसमें कुछ प्रोटोजोवस होते हैं, कुछ डाइटम्स होते हैं, कुछ एम्फीपोड्स होते हैं। ये निक्षेप पंख के समान यानी मड के टाइप होते हैं जिसको सिंधु पंख यानी ऊज कहते हैं। ये
कल की जो क्लास रही थी उसके अंतर्गत मैंने इसको काफ़ी अच्छा डिस्कस किया है, और गहरे सागरों के अंतर्गत ये देखने को मिलते हैं। अब पैलेजिक जो है देखिएगा, हमने इस प्रकार से डिस्कस किया है, जो बायोजेनिक है उस बायोजेनिक को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक आपका नैरेटिक हो गया और एक हो गया पैलेजिक। अब पैलेजिक को भी हम अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे, एक होगा कैल्केरियस होगा और एक जो रहेगा वो सिलिकेसिस रहेगा। तो कैल्केरियस जो रहेगा वो किस प्रकार से, उसमें चूना देखने को मिलता है, यानी लाइम स्क्रीन वाले जीव देखने को मिलते हैं। तो इसके जो अवशेष जो होते हैं वो ओशियन बॉटम के अंतर्गत डिपोजिट हो जाते हैं। इसमें चूने का अंश आपको अधिक देखने को मिलता है, जैसे कि आपका टेरिपोड है और ग्लोबियोरना, G&T जो है वो आपकी कैल्केरियस के अंतर्गत आएगा। फिर हम टेरिपोड की बात करते हैं, तो टेरिपोड जो है मोलस्क जैसे कैल्शियम के खोल देखने को मिलता है, तो इसमें भी आपकी चूने की मात्रा देखने को मिलती है। टेरिपोड क्या होता है, इसकी अंगपति शंक्वाकार, यानी आपको कॉन शेप में इस प्रकार के ये देखने को मिलते हैं। महासागरों में गहन सागरीय पठारों और कटक पर इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। ग्लोबिजेरेनिया क्या होता है, तो ये पंख जो फॉर्फोनिमेरा नाम के जो कह सकते हैं कि जो जीव होता है उसके खोल से, यानी उसकी जो सेल्फ जो होती है उससे ये बनते हैं, और इसका रंग जो होता है सफ़ेद रंग का होता है। इसका रंग मटमेला और तट के पास नीला और स्लेटी देखने को मिलता है, और ये जो रहते हैं आपको लगभग 1500 से 2000 फैदम तक देखने को मिलते हैं। संसार के लगभग 12.8 करोड़ वर्ग मीटर क्षेत्र में इसको देखा जा सकता है। ये तो थे दोनों G और T, ये आपके दोनों ही जो थे ये आपके कैल्केरियस थे, यानी इसके अंतर्गत आपको चूना जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर सिलिका युक्त जो है सिलिकेसिस ऊज जो होता है, तो चूने के बजाय इसके अंतर्गत आपको सिलिका प्रधान जो जीव होता है उनसे इसका निर्माण देखने को मिलता है, और ये जो डिपोजिट होता है आपको वार्म और कोल्ड समुद्र में काफ़ी ज़्यादा गहराई पर देखने को मिलते हैं, गहराई पर देखने को मिलता है, यानी ये आपका पैलेजिक रहेगा। कम गहराई पर है तो आप उसको नैरेटिक के नाम से जान सकते हैं। इसके अंतर्गत D और R याद रखिएगा आपके, या RD याद रखिएगा। तो रेडियोलॉरिन जो है आपको काफ़ी गहरे समुद्रों के अंतर्गत लगभग 4000 से 10,000 मीटर, यानी 4 किलोमीटर से लगाकर 10 किलोमीटर की गहराई के बीच आपको देखने को मिलता है। कैसे बनता है, तो रेडियोलॉरिन और फॉर्फेनिमेरा जीवों से इसका निर्माण होता है। सिलिका की जो मात्रा होती है इसके अंतर्गत अधिक होता है, चूना का जो परसेंटेज होता है कम देखने को मिलता है। फिर डाइटम की बात करते हैं, तो डाइटम जो पंख या मड जो है वह स्पंज जैसी सूक्ष्म, यानी स्पंज जिस प्रकार से दबा के छोड़ा वापिस सेम शेप में आ जाता है, तो सूक्ष्म वनस्पति के अवशेषों के रूप में देखने को मिलता है। सिलिका का अंश अधिक होता है, रंग हल्का पीला और मटमेला होता है, लेकिन कोस्ट के पास इसका रंग कुछ आपको ब्लू टाइप देखने को मिलता है। तो लगभग 8 किलोमीटर की गहराई पर तक आपको ये देखने को मिल सकता है। ये तो थे जीवों के बायोटिक, और ये है आपके इनऑर्गेनिक। अजैव वो थे जैविक, यानी जीवों के अवशेष। अजैव के अंतर्गत आपके कई प्रकार के आपके डोलोमाइट यानी चूने की जा, कुछ सिलिका प्रदान, कुछ लोहे के अवशेष, कुछ मैंगनीज ऑक्साइड, फॉस्फेट्स, बैराइड्स, ऐसे जितने भी हैं अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। मिलकर ये दो प्रकार के मैन जो प्रकार बनाते हैं, जिसमें आपका एक रेड क्ले है। तो रेड क्ले जो है उसके अंतर्गत आपको एल्यूमिनियम के सिलिकेट, लोहे के ऑक्साइड दोनों ही देखने को मिलते हैं। लोहे के कारण इसका रंग जो होता है आपको रेडिश देखने को मिलता है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग प्रकार के विचार उत्पन्न किए हैं। लाल चिक्का जो रहती है, जहां पर आपको वल्केनिक इरप्शन रहता है वहां पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कहा जाता है कि वल्केनो से जो डस्ट निकलती है उससे इसकी उत्पत्ति होती है। लाल चिक्का जो रहती है समुद्र में काफ़ी लगभग 4 किलोमीटर की गहराई तक देखने को मिलती है। अटलांटिक महासागर में 40 डिग्री नॉर्थ और दक्षिणी जो है 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री जो साउथ के जो लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ मेटेरियल जो डस्ट है या उल्का की जो धूल है, जो अंतरिक्ष से बाहर से उल्का पिंड के टूटने से ये डस्ट जो है वो कुछ स्थलीय भाग पर गिरती है और कुछ महासागरों के अंतर्गत गिरती है। तो काफ़ी महीन सी फाइन डस्ट होती है, तो धीरे धीरे इसके जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं और इस प्रकार से ये डिपॉजिट बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे आपके ओशन डिपॉजिट्स के अंतर्गत आपको इस प्रकार से याद करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।